स्वागत है साथियों। जीएस ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ऊतक। तो इसके पहले का जो टॉपिक था वो था कोशिका। कोशिका को हमने बहुत अच्छे से समझा, उसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखे, सबके कार्य देखे और वहाँ से क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आनी चाहिए उसको हमने डिस्कस किया। तो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज डिस्कस करेंगे ऊतक के बारे में। एक शब्द में कहें तो ऊतक है क्या? तो कोशिकाओं का समूह है। मतलब कोई काम करने वाला है, आपका बॉडी पार्ट है या कोई ऐसे भाग है जो एक कोई विशेष काम कर रहा होता है, तो वहाँ के जितनी सेल होंगी सब एक ही तरीके के काम कर रहे होंगे, तो वो एक पर्टिकुलर क्या हो गया, टिश्यू हो गया। तो इस जो शब्द है ऊतक, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया बिचट ने। किसने किया? बिचट ने इसका प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य जो होते हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा, एक टिश्यू बन जाएगा। अब थोड़ा सा प्लांट और एनिमल टिश्यू में यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि पौधे के अधिकांश ऊतक यांत्रिक सहारा देने वाले होते हैं जिनमें अधिकांश मृत होते हैं। इसके विपरीत जंतुओं के जो अधिकांश ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। इनमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण है, जिनको बुक में डिस्कस किया गया है, उनको देखते हैं। एक्चुअली प्लांट की सबसे खास बात होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है? विभज्योतक ऊतक क्यों होता है? दरअसल यही एक ऊतक ऐसा होता है जिसकी वजह से पूरे समय प्लांट में वृद्धि होती रहती है, ग्रोथ। दूसरा है अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो दो ऊतक की बात करेंगे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। दोनों को डिस्कस किया गया, दोनों को समझेंगे, इमेज के साथ में समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं विभज्योतक ऊतक के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। या इमेज ही पहले दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा पकड़ में आएगा कि एक्चुअली है क्या, तो समझ जाएंगे ना कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा। मान लीजिए आपकी किसी पेड़ का ये ऊपर वाला भाग है ना, कोई पत्ता आप टहनी तोड़ते हो तो सबसे ऊपर का ये शीर्ष भाग है। ठीक है, तो यही शीर्ष भाग क्या होता है, ये जो है आपका, ये क्या है, विभज्योतक ऊतक है। जहाँ जहाँ पर विकास होता है, जिसकी वजह से विकास होता है, पेड़ मोटा होता है कि नहीं होता, तो विभज्योतक ऊतक है। पेड़ में जो शाखाएं बढ़ती हैं वहाँ पर विकास होता है कि नहीं, तो वहाँ पे विभज्योतक ऊतक है। पेड़ की लंबाई बढ़ती है कि नहीं, तो वहाँ भी विभज्योतक ऊतक है। तो आप देखें तो शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक, काम इनके दिए गए हैं। शीर्ष की लंबाई में वृद्धि करता है, पर्व संधि के मध्य लंबाई की वृद्धि करता है, जहाँ से ये निकले हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर से। पार्श्व विभज्योतक क्या होता है? लैटरल मेरिस्टेम। तो ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है, मोटा होता है ना। तो ये कोई भी जब सेल आपस में काम करेगा, यानी कि सबकी संरचना एक ही जैसी है, तो हमने कहा वो समूह बन गया, तो वो टिश्यू बन गया, है ना। तो यही अब यहाँ पे आपको समझाया गया है, अब समझ में आएगा। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना। कोशिकाएं विभाजित होकर पौधों की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में सहायक होती हैं। अब क्या केवल पौधे के ऊपरी भाग में होगा? ये बताओ भैया कि जब पेड़ ऊपर बढ़ेगा तो क्या नीचे नहीं बढ़ेगा? जड़ उतनी ही छोटी रहेगी, तो नीचे भी तो बढ़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि केवल तने को ही टिक मार के मत आना ऊपर। जड़ और तना दोनों, जड़ और तना का शीर्ष, जड़ भी जब नीचे बढ़ती है पेड़ में तो इसका भी तो लंबाई बढ़ेगी, तो इसका भी शीर्ष होगा, इसका भी शीर्ष होगा। तो जड़ और तना दोनों के शीर्ष भाग पर शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक पाए जाते हैं। स्टेटमेंट में फंसा देगा, इसलिए समझ के चलिएगा। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। इमेज में आप दिख रहा होगा शीर्षस्थ कहाँ था, तो हमने तो ऊपर वाला ही दिखाया था, नीचे वाला दिखाया नहीं था। ठीक है, वो अगले इमेज में दिखा देंगे, नहीं देख लीजिए अभी तुरंत। तो ये ऊपर वाला पार्ट तो देखा था, नीचे वाला पार्ट ये है, ये देखिए, इसमें दोनों पार्ट दिए गए हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक देखिए, ये आपका ऊपर भी है, ये आपका नीचे भी है। तो ये जड़ वाला भाग है रूट का, और ये भाग शूट का है, ये आपके तने का भाग है। ठीक, इसकी मोटाई जो बढ़ाएगी वो अलग होगा, जो इसके तनों में शाखाओं में वृद्धि करेगा वो अलग होगा, जो इसकी जड़। तो शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पे हैं? तो जड़ के भी शीर्ष भाग में और तने के भी शीर्ष भाग में शीर्षस्थ विभज्योतक हैं, और इनका काम क्या होगा? लंबाई बढ़ाना। और पार्श्व भाग में कौन होगा? तो पार्श्व विभज्योतक ऊतक होंगे, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा।
अब नहीं भूलेगा ना। और पत्तियों के आधार में जो होता है, जहाँ पत्तियाँ निकल रही होती हैं, तो वहाँ अंतर्वेशी विभज्योतक होता है। देखो एक पत्ती के साथ छोटी पत्ती भी निकलने लगती है, वहीं से टूट जाती है, दूसरी पत्ती निकलती है, तो वहाँ भी होते हैं। तो इनके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं? जो ये आपके विभज्योतक ऊतक हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं, तो इनकी कोशिकाएं क्रियाशील होती हैं, कोशिका भित्ति पतली होती है, ये आपस में सघनता से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक और सघन एवं पर्याप्त कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब क्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो गलत करेंगे, इमेज यही वाला सेट करके बैठा लीजिए, और कुछ है नहीं प्लांट टिश्यू में। अगर इतना आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू है क्या। और ये वाला जड़ वाला देख लीजिए, है ना। तो ये दो इमेज हैं जो यहाँ पर आपको शेयर किए गए। अब चलिए बात करते हैं, अलग अलग करके दिया हुआ है। ये आपके शीर्षस्थ विभज्योति ऊतक का इसमें दिया हुआ है, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक का देख लेते हैं। ये आपकी पर्व संधियों पे जो आपके चावल मक्का गन्ना है, देखिए जहाँ से निकलते हैं, तो देखिए वो कहाँ से निकलता है, जो उसकी गांठ होती है वहीं से निकलता है ना। तो यहाँ पर जो ऊतक होगा ये वाला, ये ऊतक कैसा होगा, यही जो दूसरा ऊतक पढ़ा था शीर्षस्थ के बाद वाला, क्या था, अंतर्वेशी विभज्योतक, पर्व संधि के मध्य लंबाई में वृद्धि करता है। तो ये इसके पर्व संधियाँ हैं, इसमें लंबाई में वृद्धि करता है, यहीं से इनमें विकास होता है। तो अब समझ में आ गया ये दूसरे वाला ऊतक कहाँ पे है। अब ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पार्श्व विभज्योतक ऊतक कौन से हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स। ये पार्श्व क्या होता है? देखिए पार्श्व का मतलब ये है कि पहले पतला डंठल होता है ना, टहनी जब निकलती है, बाद में मोटी होती है कि नहीं, तो मोटी कैसे होगी, तो उसके पार्श्व में भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लैटरल मेरिस्टेम होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मोटापा यानी कि चौड़ाई उसके पेड़ की बढ़ती है। तो आपसे पूछा जाएगा स्टेटमेंट बना करके, ये इनके नाम ऐसे दे करके कि पौधों की चौड़ाई में वृद्धि करता है, पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, ये केवल जड़ में पाया जाता है, तने में नहीं पाया जाता। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक केवल जड़ में पाया जाता है, तने में नहीं पाया जाता। अब पकड़ लेंगे कि नहीं, कभी गलत नहीं करेंगे। तो ऊतक पादपों के किनारे के भागों में अवस्थित होते हैं, कार्क कैम्बियम के रूप में छाल के नीचे पाया जाता है। भाई छाल के नीचे ही रहेगा ना, छाल के तो बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं जो ऊतक होते हैं। तो पौधे की चौड़ाई में ये वृद्धि करता है। ठीक, बात इतनी समझ में आ गई। अब मुझे लगता है कि गलत नहीं करेंगे। तो ये कौन से वाले बात कर रहे थे हम लोग? विभज्योतक ऊतक बात कर रहे थे। तीन किसकी बात कर रहे थे? विभज्योतक। भूल गए? ऊतक दो भाग में बताया था, एक विभज्योतक मेरिस्मेटिक, ठीक है, और दूसरा बताया था परमानेंट टिश्यू। तो आइए परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको देख लेते हैं, और जो इनसे पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। तो इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, इनके आकार निश्चित होते हैं, जीवित या मृत हो सकती हैं, अपेक्षाकृत बड़ी होंगी, पतली मोटी हो सकती हैं, रसधानी युक्त कोशिका द्रव्य होता है। तो इनको सरल ऊतक और जटिल ऊतक में बांटा गया है। सरल ऊतक में कौन से हैं? तो पहले पैरेन्काइमा देख लेते हैं। पैरेन्काइमा होगा, कॉलेन्काइमा होगा, स्क्लेरेन्काइमा होगा। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं मृदु ऊतक की, हिंदी में बात करते हैं। तो जो मृदु ऊतक होता है ये आपके परमानेंट टिश्यू में होता है। क्या करता है? ये पौधों का संरक्षण करता है। कहाँ? पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। जो कुछ उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, गोंद, रेजिन, टेनिन, इनको संचित करता है, ये पैरेन्काइमा होता है। जो मॉस होता है उसमें जल वहन मृदु ऊतक द्वारा ही होता है। तो तने का एक अनुप्रस्थ काट आपके सामने रखा गया है यहाँ पर देखने के लिए, ये अगले पेज पर है, इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे। तो पहले मृदु ऊतक के बाद दूसरा जो ऊतक है उसको देख लेते हैं। यहाँ सबकी इमेज बनाई गई है, तो इमेज से भी आप इसको पहचान सकते हैं। जो मृदु ऊतक के बाद आएगा दूसरा आएगा कॉलेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक। ये यांत्रिक सहायता देते हैं, हरित लावा की उपस्थित होने पर भोजन निर्माण भी करता है। जो स्क्लेरेन्काइमा है, दृढ़ ऊतक हैं, ये क्या करते हैं? ये भी यांत्रिक सहारा देते हैं, आंतरिक भागों के साथ साथ बाह्य परतों में भी रक्षात्मक ऊतक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अब जो जटिल ऊतक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में खूब पूछे जाते हैं। सरल में तो आपके हो गए, मृदु हो गए, स्थूल कोण हो गए, दृढ़ हो गए। जटिल में आपके होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम तो पहचान गए होंगे, कई क्वेश्चन में पूछा जाता होगा। तो क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और सभी एक साथ मिल करके एक इकाई के रूप में काम करते हैं। इनका काम क्या होता है? जल, खनिज, तैयार भोजन को पहुंचाना है, ठीक है। जाइलम, फ्लोएम, तो इनको इसलिए कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक। इनका काम ही है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना। तो जाइलम और फ्लोएम में अंतर समझ लीजिए।
बहुत काम आएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जाइलम जल से थोड़ा लग रहा है ना, तो बस ऐसे समझिए कि अगर आपका पेड़ है तो जड़ों से जो, ये पेड़ मान लीजिए छोटा सा पत्ती बना दिए, तो जड़ों से जो पानी जाएगा वो किसके जरिए जाएगा? जाइलम के जरिए। तो पहली बात तो ये आंतरिक सहारा देते हैं। जो पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल होता है और खनिज लवण होता है, उसको पौधों के विभिन्न भागों तक ये पहुंचाते हैं। तो जाइलम जल याद रखेंगे, पानी पहुंचाने वाला। तो जल संवहन ऊतक भी इसको कहते हैं, तो कभी गलत नहीं करेंगे। तो पौधों में जल किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जाइलम के जरिए कि फ्लोएम के जरिए? तो जाइलम के जरिए। कैसे पहुंचता है ये? कोई पंप लगा होता है क्या नीचे से ऊपर ले जाने के लिए? तो पंप नहीं, ये होता है परासरण दबाव द्वारा मूल रोमों तक पहुंचता है। फ्लोएम क्या होता है? तो ये देखिए, जीवित ऊतक होते हैं, भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। वृक्ष की छाल की आंतरिक परत होती है ये। एक बात समझिए कि अगर किसी पेड़ का जो कार्क होता है ना, उसको पूरा आप निकाल दीजिए, मतलब उसकी छाल पूरा निकाल दीजिए, तो क्या होगा? पेड़ सूख जाता है ना। काहे सूख जाता है? तो दरअसल ये फ्लोएम इसमें होता है ना। तो वृक्ष की छाल की आंतरिक परत में क्या होता है? फ्लोएम। उसका काम क्या होता है कि जो पत्तियों ने भोजन बनाया है उसको अन्य भागों तक पहुंचाना है। तो किसी वृक्ष का अगर फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक तत्व तो जड़ों तक नहीं पहुंचेगा और वृक्ष क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा। इसीलिए कहा जाता है भैया पेड़ों को मत छेड़ो, उनकी छाल उल को मत काटो। लेकिन कुछ लोग हैं निकाल कर रख देंगे, पेड़े बर्बाद कर देंगे। तो समझ जाएं। अब देखिए, तने का अनप्रस्थ काट यहाँ पर काटा गया है, यानी कि बिल्कुल इसको काट दिया गया है अनप्रस्थ तरीके से। इसमें जाइलम आपको कहाँ पर है वो दिख रहा है, मज्जा, कार्क, इनके सबकी इमेज आपको दिखाई गई है। एपिडर्मिस, फ्लोएम देखिए आपको दिखाए गए हैं, कैम्बियम, है ना। तो इनके जरिए किसके जरिए? अब एक बात यहाँ समझने वाली क्या है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। एक तरफ दिया गया है जाइलम, एक तरफ दिया गया है फ्लोएम। देखिए, जाइलम का संचलन एक तरफा है ना, जबकि फ्लोएम ऐसा नहीं है। फ्लोएम में दो तरफा संचलन है। तो अब आपसे डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा। जाइलम जल एवं खनिज का संवहन करता है, जो फ्लोएम होगा वो भोजन का संवहन करता है। जाइलम कोशिकाओं के मध्य अंतःभित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें जो अंतभित्ति होती है, चालनी नलिकाएं उपस्थित होती हैं। एक तरफा संचलन, दो तरफा संचलन। इसमें मृत बाह्य कोशिकाएं होती हैं, इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं, परंतु इनको सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये रहा डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। गलत होगा? नहीं होगा। कैसे हैं ये जाइलम फ्लोएम? जटिल स्थायी ऊतक है, ठीक है। तो ऊतक के जो पार्ट थे ना, वो आपको समझ में आ गए होंगे, मुझे लगता है समझ में आ गए। ये सारे ऊतक मिलकर ना एक सिस्टम बनाते हैं, ऊतक तंत्र। तो एक से अधिक ऊतक मिलकर क्या करते हैं? किसी काम को संपन्न करते हैं। जैसे बाह्य त्वचीय ऊतक का कार्य, जैसे सुरक्षा प्रदान करना, जल की हानि को रोकना। भरण ऊतक का कार्य मतलब प्रकाश संश्लेषण करना, भोजन एकत्र करना, सुरक्षा सहायता प्रदान करना। संवहन ऊतक का कार्य मतलब जल, खनिज, लवण, भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करना। तो ये काम करते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं, दो टर्म है यहाँ पे। एक सेकेंडरी ग्रोथ पूछी जाती है, क्या होता है? एनुअल रिंग्स का महत्व क्या होता है ना। तो ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, दरअसल क्या होता है कि जो कुछ द्विबीजपत्री होते हैं उनमें कॉम्बियम और कारकॉम्बियम की क्रियाशीलता के कारण जो स्तंभ होता है और जड़ों की मोटाई में वृद्धि होती है। तो यही मोटाई वृद्धि जो कहलाती है द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। जो वार्षिक वलय होते हैं इनका उपयोग क्या होता है? पेड़ की आयु जानने में इनका उपयोग है। तो दरअसल होता क्या है कि विभिन्न ऋतुओं में मौसम में परिवर्तन के कारण कैम्बियम की सक्रियता में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो क्या होगा? इसके कारण स्पष्ट वार्षिक वलय का निर्माण हो जाता है। तो हर साल ये वार्षिक वलय एक वर्ष की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं, जिसकी गिनती करके वृक्ष की अवस्था की जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि कितने साल पुराना ये पेड़ है। तो जो वृक्ष के वलय होते हैं उनको आप गिन करके ये पता लगा सकते हैं। आइए, प्लांट टिश्यू हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ना एनिमल टिश्यू। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। 4 प्रकार के ऊतक होते हैं टिश्यू। अब सबसे पहले इसका जो डिवीज़न है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट टिश्यू तो देख लिया। एनिमल टिश्यू जो होते हैं मेनली 4 होते हैं। एक होते हैं एपिथेलियल उपकला, एक होते हैं संयोजी कनेक्टिव, एक होते हैं पेशी और एक होते हैं तंत्रिका। तो ये 4 में 4 के चारों बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इनको समझ लीजिए कि जो उपकला ऊतक हैं
ये शल्की होंगी, स्तंभाकार होंगी, घनाकार होंगी, रोमक या पक्षमाभी होंगी। ठीक है, ये तो आपकी उपकला हो गई। उपकला का काम क्या होता है? तो उपकला का काम होता है शरीर को बाह्य आवरण या रक्षा प्रदान करना, साथ ही श्रवण या उत्सर्जन, संवेदन और शोषण की क्रिया पूर्ण करना है। ठीक है, तो ये कुछ आंतरिक अंगों को भी ढकने का काम करते हैं, कुछ बाहरी अंगों को भी ढकने का काम करते हैं। तो ये कवरिंग एपिथेलियम हो गया ना। और या ग्रंथिल भी हो सकती हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी हो सकती हैं, जिनका काम जो है वो ग्रंथियों को बनाने में होता है, ग्रंथि निर्माण में होता है। तो दो तरीके से ये हो सकती हैं। तो जो सरल एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कौन कौन से? शल्की, स्तंभाकार, घनाकार, रोमक या पक्षमाभी। तो पहले बात कर लेते हैं शल्की एपिथेलियम की। कहाँ कहाँ होती है ये? जिह्वा, ग्रासनली, आहार नाल, तो ये त्वचा की बाहरी परत पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ होते हैं? तो अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये अवशोषण श्रवण के अतिरिक्त इनका काम अंगों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। जो घनाकार एपिथेलियम है ये लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वृक्क नलिकाओं में पाए जाते हैं। जो पक्षमाभी एपिथेलियम है ये मुक्त सतह पर रोम यानी कि पाए जाते हैं। ये अंडवाहिनी, श्वास नली, मुख गुहा में पाए जाते हैं। तो इनका इमेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो इसमें इमेज में जो डिवीज़न किया गया है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत बड़ा ये तंत्र है। तो संयोजी ऊतक वाला ये पूरा डिवीज़न किया गया है, इसको समझने वाली चीज़ है। दरअसल संयोजी में वास्तविक संयोजी होंगे, कंकाल ऊतक होंगे और तरल ऊतक होंगे, ये सभी कनेक्ट करते हैं। तो वास्तविक में एरियोलर और वसा संयोजी ऊतक, श्वेत ऊतक, टेंडन, लिगामेंट, इनको लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंकाल में अस्थि और उपास्थि को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तरल में आपका पूरा ब्लड वाला जो है कंपोजिशन वो पूछा जाता है। तो रक्त जो है चूँकि एक संयोजी ऊतक है ना, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने, अंगों तथा शरीर को आकार प्रदान करने तथा उसे बनाए रखने का काम करते हैं। जो रक्त है, ब्लड है, वो एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। अगर आपसे विकल्प में आए कि रक्त कैसा है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, तो कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है ना। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? तो भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। ये याद रखिएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है? भ्रूण के मीसोडर्म से होती है। और ये शरीर में ये ऊतक सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो 3 प्रकार आपने पहले देखे थे, वास्तविक संयोजी, कंकाल ऊतक और तरल ऊतक। तो वास्तविक संयोजी ऊतक हैं, पहले इनको देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? एरियोलर आएंगे, वसा संयोजी ऊतक आएंगे, श्वेत ऊतक आएंगे, टेंडन और लिगामेंट। तो पहले बात कर लेते हैं एरियोलर की। ठीक, एरियोलर ऊतक क्या होता है? इसमें 3 प्रमुख आपको नाम मिलेंगे। ये अंगों को जोड़ने के लिए फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट और मैक्रोफेजेस कोशिकाएं होती हैं। तो दरअसल इनसे संबंधित क्या प्रमुख बातें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो कोलेजन और इलास्टिन तथा फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण करती हैं। कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन का निर्माण कौन करती हैं? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। दूसरा है मास्ट। मास्ट कोशिकाएं क्या करती हैं? तो हिस्टामिन और हिपैरिन और सेरोटोनिन नामक प्रोटीन स्रावित करती हैं। तो मास्ट कोशिकाओं से किनका श्रवण होता है? हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। सबके अलग अलग उपयोग हैं, डिटेल में जब इनकी बात करेंगे तब उसको वहाँ पर पढ़ेंगे। जो प्रोटीन माइक्रोफेजेस जो हैं वो सूक्ष्म जीवों और विजातीय कणों को नष्ट करने का काम करती हैं। तो ये आगे चैप्टर्स में आएगा, तो इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि फाइब्रोब्लास्ट क्या काम करती हैं, मास्ट क्या काम करती हैं, माइक्रोफेजेस क्या काम करती हैं। ठीक है, तो ये आपकी एरियोलर हो गई है ना। इनका यहाँ पर इमेज भी दिया गया है, यहाँ पर आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एडिपोज टिश्यू, वसा संयोजी ऊतक। तो वसा संयोजी ऊतक क्या होता है? जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले स्तनधारी होते हैं ना, वो इसी की वजह से अपनी गर्मी बनाए रखते हैं। और वैसे भी हम लोग भी बना, जो त्वचा के नीचे किडनी के चारों तरफ ये पाई जाती है वसा संयोजी ऊतक। तो वसा का संश्लेषण, संग्रहण, उपापचय ये करते हैं। जो आपके वाइट टिश्यू हैं ये क्या होते हैं? ये आपके स्कल बोन्स में पाई जाती हैं, कपाल हड्डियों में। तो कपाल हड्डियों में कौन सा ऊतक पाया जाता है? वाइट टिश्यू। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टेंडन और लिगामेंट। इनको पूछा जाता है कि किसको किसको ये कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है ना ये सब।
तो टेंडन जो होते हैं मांसपेशियों को अस्थियों से या दूसरी मांसपेशियों से जोड़ते हैं। तो उसमें आपसे विकल्प पूछा जाएगा, मांसपेशियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करते हैं, मांसपेशियों को अस्थियों से कनेक्ट करते हैं, अस्थियों को अस्थियों से कनेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विकल्प में आप देखिएगा कौन सा सही होगा। तो ये मांसपेशियों को अस्थियों अथवा दूसरी मांसपेशियों से जोड़ते हैं कौन? टेंडन। तो घने मजबूत तंतु में ऊतक होते हैं ये। लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट भी एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ये अस्थियों को जॉइंट्स यानी कि अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने का काम करते हैं। तो अस्थियों के जोड़ से कारण ही मनुष्य अपनी गर्दन, उंगली, पैरों को आसानी से घुमा पाता है। तो टेंडन और लिगामेंट दोनों समझ में आ गया। तो ये रहे आपके जो वास्तविक संयोजी थे, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर वो थे। अब दूसरा जो बात करते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट था? कंकाल, स्केलेटन टिश्यू। कंकाल ऊतक में क्या क्या होगा? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उपास्थि और अस्थि, दो इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यह शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। कशेरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। दो प्रकार के होते हैं, कौन सा? कार्टिलेज और बोन। तो दोनों का नाम याद रखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं कार्टिलेज का, उपास्थि का। ये उपास्थि क्या होता है? तो उपास्थि ठोस होता है, अर्धकठोर होता है, लचीला होता है, कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी रचना जो होती है कोंड्रिन नामक प्रोटीन से होती है। ठीक है। और जो बोन होता है वो ओसिन नामक प्रोटीन से होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो उपास्थि है वो कोंड्रिन से और जो अस्थि है वो ओसिन नामक प्रोटीन से। तो इसकी कोशिकाओं को कहते हैं कोंड्रोसाइट्स, जबकि जो आपकी बोन है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं, यहाँ पर दिया गया है ओस्टियोसाइट। ठीक है। तो ये दोनों आपके दिए गए हैं ओस्टियोसाइट। इनको एक साथ लेके पढ़ेंगे तो थोड़ा अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो कार्टिलेज एक छोटे स्थान लैकुना में अवस्थित होता है। जो ये बोन टिश्यू है ना, ये ओसी नामक प्रोटीन का बना होता है। फास्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम के फ्लोराइड लवणों से समृद्ध होता है। कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो कोंड्रोसाइट किसकी कोशिकाओं कहते हैं? उपास्थि कार्टिलेज के। ऑस्टियोसाइट किसकी कोशिकाओं कहते हैं? तो अस्थियों के, बोन टिश्यू के। किस प्रोटीन से बना होता है अस्थियाँ? ओसिन। उपास्थि किससे बनी होती है? कोंड्रिन नामक प्रोटीन से। ठीक है। अब ये जो आपकी बोन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो लंबी मोटी अस्थियां होती हैं इनके बीच में खोखली गुहा पाई जाती है, हॉलो कैविटीज़। इसी को कहते हैं मैरो कैविटीज़। और चूँकि ये भरी होती है एडिपोज ऊतकों से, तो इसीलिए इसी को कहते हैं मज्जा गुहा या अस्थि मज्जा, जिसका नाम आप बड़े सुने होंगे, बोन मैरो, है ना। ये बोन मैरो की विशेषता क्या होती है? जो आपकी बड़ी हड्डियाँ हैं, लंबी चौड़ी मोटी, तो इनके बीच में होता है बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? तो इसमें दरअसल जो लाल अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो है, वो अस्थियों के सिरों के पास पाई जाती हैं और इनके मध्य में पाई जाती है येलो बोन मैरो। दोनों की खास बात है, क्योंकि जो आपके यहाँ रेड ब्लड सेल पाई जाती हैं, आरबीसी, जो बहुत ज़रूरी हैं, जिनको आप पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये कहाँ पैदा होती हैं ये पता होना चाहिए ना आपको। तो ये जो आपकी लाल अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो है, इसमें पैदा होती हैं, बनती हैं लाल रक्त कणिकाएँ। जो पीली यानी कि येलो बोन मैरो है, इसमें बनती हैं डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो इसीलिए बोन मैरो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ना। बोन मैरो मूवी वगैरह में देखा होगा, कहीं याद आ रहा होगा। ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपका एक इमेज जिसमें आपके दिखाया गया है जो आपकी बोन मैरो है, जहाँ से आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनती है। आइए फ्लूइड टिश्यू की बात कर लेते हैं। तरल ऊतक 3 थे ना, कौन कौन से थे? तो वास्तविक संयोजी थे। कनेक्टिव की ही बात अभी चल रही है। अभी पेशी और तंत्रिका दोनों बची हुई हैं, कनेक्टिव बहुत बड़ा है। तो इसमें वास्तविक संयोजी ऊतक हो गया था, उसके बाद दूसरा हो गया आपका कंकाल, और तीसरा अब कौन सा आएगा? तो तीसरा आएगा तरल। तरल में पूरा आपका ब्लड वाला हो जाएगा। तो चूँकि जो ब्लड होता है इसका कंपोजिशन पूछा जाता है, तो ब्लड में देखिए 55% आपका प्लाज्मा होता है और 45% आपके आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो ब्लड है इसका 55% जो है प्लाज्मा होता है, और जो उसका 45% होता है वो ये तीनों होते हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो ये आपका इमेज के जरिए यहाँ दिखाया गया है। तीनों के नाम दिए गए हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स। तो ऐसे भी आप इसका नाम इंग्लिश में भी याद रखेंगे। ठीक है। तो दरअसल जो ये रक्त है, ये क्या होता है? प्लाज्मा नामक द्रव में स्वतंत्र रूप से तैरती रहती है। तो प्लाज्मा आपका 55% होता है, बाकी उसमें ये सेल्स होती हैं। इनके सेल देखिए बटन के आकार की होती हैं।
पेशी ऊतक जो है, अब तीसरा वाला ऊतक आ गया। ऊतक में हम लोगों ने जंतु ऊतक में 4 भाग पढ़े थे ना, कौन कौन से? उपकला, संयोजी और तीसरा होगा पेशी। इसके बाद चौथा कौन सा पढ़ेंगे? तंत्रिका। ठीक, तो पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू में क्या होगा? तो जो पेशियाँ होती हैं इनमें संकुचनशीलता और गतिशीलता होती है। किसके कारण होती है? तो एक होता है मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन के कारण जो है ये भूमिका होती है। जो पेशियाँ होती हैं मानव शरीर का औसतन 40 से 50% भाग बनाती हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वो जबड़े की होती है। 3 प्रकार की होती हैं ये, कौन कौन सी? तो इनवॉलेंट्री होती हैं, अनैच्छिक होती हैं, वॉलेंट्री होती हैं, ऐच्छिक होती हैं, और ऐसे याद रख सकते हैं अनस्ट्रिप्ड और स्ट्रिप्ड भी होती हैं। अरेखित अनैच्छिक होंगी, रेखित ऐच्छिक होंगी। ठीक है, जिसमें आ लगा है वो अनैच्छिक अरेखित, और जो रेखित ऐच्छिक। और जो आपके हार्ट की है, कार्डियक या हार्ट मस्कल यानी कि हृदपेशी, तो 3 होती हैं ये। तो नाम से ही लगता है ना, जो बिना आपकी इच्छा के काम करते रहें वो अनैच्छिक होंगी, अरेखित होंगी। जो आपकी इच्छा से काम करे वो आपकी ऐच्छिक होंगी, रेखित होंगी। और हार्ट, तो हार्ट भी अपना अलग में है ही है। तो अरेखित अनैच्छिक पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है? आपकी आइरिस पाई जाती है, आँख की पुतलियाँ जब देखिए तब चलती रहती हैं। टेस्टीज में पाई जाती हैं, वृषण मूत्राशय में पाई जाती हैं, रक्तवाहिनियों में पाई जाती हैं। ठीक है, आहार नाल में इनके जरिए, इनकी संकुचन प्रसार के कारण ही जो है आहार नाल में खाना का प्रवाह होता रहता है। जो रेखित ऐच्छिक पेशी होंगी तो आपके हाथ पैर अंगों में, गर्दन में पाई जाती हैं कि आप जिधर चाहते हैं उधर घुमा लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका कोशिका द्रव्य को कहते हैं सार्कोप्लाज्म, रेखित ऐच्छिक पेशी का। इसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं। तो ठीक है, तो इसे कहते हैं स्केलेटन मसल भी कहते हैं, क्योंकि जंतु के कंकाल से ये संबद्ध रहती है। हृदपेशी जो होती है एक्चुअली इसमें स्वभावतः अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, और ये काम करती रहती हैं। खास बात क्या है कि जो पेशियां हैं ऐच्छिक, वो आपके तंत्रिका तंत्र से काम करती हैं, लेकिन इसका जो नियंत्रण होता है, इसका नियंत्रण स्वयं पेशियों के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी कि इनके संकुचन का नियंत्रण जो हृदपेशी होती है, हार्ट मस्कुलर, तो इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं बल्कि स्वयं पेशियों के द्वारा नियंत्रण होता है। और मैंने आपको नोट में बता दिया कि सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती हैं वो जबड़े की होती हैं। अब चौथा जो है जंतु ऊतक में, वो है तंत्रिका ऊतक, न्यूरल टिश्यू। तो क्या होता है, ये विशेष प्रकार की कोशिका होती है, इनको तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो आपकी तंत्रिका ऊतक की है। तो मस्तिष्क में रज्जु तंत्रिकाएं लगभग इसी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती हैं। इनमें क्या होता है कि एक लंबा प्रवर्ध होता है जिसको एक्सान कहते हैं। छोटी शाखा वाले अनेक प्रवर्ध भी होते हैं जिनको डेंड्राइट कहते हैं। इनकी जो लंबाई हो सकती है 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, और इसी से बनते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। तो डेंड्राइट और एक्सान आप देख सकते हैं, यहाँ आपको इमेज में दिखाया गया है। ये छोटे छोटे जो है डेंड्राइट हैं और ये आपके पार्ट जो है एक्सान है। तो जो ये डेंड्राइट इस और एक्सान जो मिलते हैं उसको कहते हैं सिनैप्स। तो छोटे छोटे टर्म्स आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा इन्फो बॉक्स शेयर किया गया है, लास्ट में उसको देख लेते हैं। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं, भ्रूणी और वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। तो स्तंभ कोशिकाओं का भ्रूणीय प्रकार बीजपुटी अवस्था से व्युत्पन्न होता है। वयस्क कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती हैं। स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना ही प्राप्त की जा सकती हैं। ये अंतकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो सकती हैं। तो भारतीय अनुसंधान केंद्रों में कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया गया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो ये रहा आपका पूरा कोशिका और ऊतक वाला चैप्टर, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। जो इसका प्रैक्टिस सेट है उसको मैं प्रैक्टिस सेट वाली प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, जहाँ से आप उसका प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा, बताइएगा आपके काम का है कि नहीं है, कि आपको समझ में आता है कि जब आप पढ़ते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैं केवल किताब पढ़ रहा हूँ। तो बताइएगा, अपने मन की बात बताइएगा। मुझे इस बात में कोई ऐसा और नहीं फील होता है। फिलहाल मैं पढ़ता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये पसंद आ रहा होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।